हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू CSI नेट सिंप्लीफाइड विद पूजा। तो लास्ट लेक्चर में हमने इराइथ्रोपॉइसिस स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देन प्लीज़ आप जाकर पहले उसको देखिए, देन उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करिए। तो अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज़म्स रेगुलेटिंग आरबीसी फॉर्मेशन। तो क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं आरबीसी की फॉर्मेशन को, यानी कि इराइथ्रोपॉइसिस के कंट्रोल को। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हिमैटोपोइटिक कंट्रोल, हिमैटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स थे। ये क्या थे? ये मैसेंजर सिग्नल्स थे जो कि हमारे स्टेम सेल्स को मिलते हैं, ताकि उसको ये पता लग सके कि उसको कौन सा वाला पाथ फॉलो करना है, मतलब कौन से वाले ब्लड सेल को उसको बनाना है। तो स्टेम सेल जो हिमैटोपोइटिक जो हमारा स्टेम सेल है, तो वो तो हर तरीके के ब्लड सेल को बना सकता है, लेकिन उसको कौन से वाला पर्टिकुलर बनाना है, कौन से वाला पाथ फॉलो करना है, यानी कि उसको माइलॉइड स्टेम पाथ, माइलॉइड स्टेम सेल लाइन फॉलो करनी है या लिम्फोइड स्टेम सेल लाइन फॉलो करनी है। देन उसके बाद भी उसको अगर माइलॉइड पाथ पे फॉलो करना है तो उसमें कौन से वाला सेल बनाना है, आरबीसी बनाना है, डब्ल्यूबीसी बनाना है या प्लेटलेट बनाना है। देन लिम्फोइड स्टेम सेल लाइन फॉलो करनी है तो उसमें कौन से क्या बनाना है, उसको नेचुरल किलर सेल बनाने हैं या डेंड्राइटिक सेल बनाने हैं या फिर लिम्फोसाइट्स बनाने हैं, और लिम्फोसाइट्स बनाने हैं तो टी लिम्फोसाइट बनाने हैं या फिर बी लिम्फोसाइट बनाने हैं। तो ये क्या थे? ये थे हमारे हिमैटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। और ये हमारा जो इंटरनल कौन सी चीज़ थी जो उसको जीन्स को एक्टिवेट कर रही थी कि इस पर्टिकुलर जीन को हमें एक्टिवेट करना है ताकि ये पर्टिकुलर ब्लड सेल बने, तो वो थे हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो देखिए, अब हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर हम आरबीसी बनाना चाह रहे हैं, अगर स्टेम सेल को आरबीसी फॉर्मेशन वाला पाथ पे फॉलो करना है, तो उसके लिए कौन सा वाला हिमैटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर था? उसके लिए था हमारा इराइथ्रोपोइटिन, दैट इज़ ईपीओ। और ये हमारा कहाँ बनता है? ये हमारे किडनी में बनता है। और किडनी डैमेज के टाइम पे हमने देखा था कि ईपीओ हमारा नहीं बन पा रहा था सही से। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? ईपीओ को एज ए मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, ईपीओ थेरेपी करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ईपीओ अपने साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, हिमैटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स की हेल्प लेता है। देन अलॉन्ग विथ ये सब लोग मिलकर सिग्नल देते हैं। देन हमारे जो स्टेम सेल्स हैं वो हमारा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने ईपीओ क्या है? ईपीओ है हमारा हार्मोन जो कि कंट्रोल कर रहा है कि कितने रेड ब्लड सेल्स हमारे बनने हैं बॉडी में। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की का लेवल कम है बॉडी में, तो हमें पता है कि ज़्यादा आरबीसीज हमारे बनने हैं बोन मैरो में। तो ये कौन सिग्नल देगा? ये देगा हमारा इराइथ्रोपोइटिन। तो ये एक तरीके का मैनेजर है, यानी कि ये कि मैनेजर हार्मोन है जो कि बता रहा है बोन मैरो को कि आपको कब कितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। और कौन बना रहा है इसको? हमारी किडनीज़ हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस हार्मोन को। अब क्या होता है कि इसमें जब हमारी बॉडी को ज़्यादा इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो किडनी क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा ईपीओ बनाती है ताकि वो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। जितना ज़्यादा ईपीओ बनेगा उतना ज़्यादा हमें सिग्नल मिलेगा। अब ये कब होता है? ये किन किन केसेस में होता है? ये होता है लो ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम होती है वो किन किन सिचुएशंस में हो सकती है। पहला, वीकेंड हार्ट फंक्शन। तो जब हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं करता है ब्लड को प्रॉपरली, तो उस दौरान लेस ऑक्सीजन हमारी टिश्यूज़ तक रीच करेगी। तो ये इस कंडीशन में भी हमारी, इस कंडीशन में क्या है? लेस ऑक्सीजन की सप्लाई है। ठीक है, तो इस दौरान हमारा ज़्यादा ईपीओ बनेगा। दूसरा, लंग डिजीजेस। लंग्स इनफ ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रही है ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड को दे ही नहीं पा रही, मतलब इनफ ऑक्सीजन वो खुद ही कैरी नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से ब्लड में इनफ ऑक्सीजन हमें पास ही नहीं हो पा रही है। तो जब इनफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगी तो टिश्यूज़ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। हार्ट तो अच्छे से काम कर रहा है बट ऑक्सीजन की ही कमी हो रखी है। तीसरा, एनीमिया। यहाँ पे क्या है कि बहुत कम रेड ब्लड सेल्स होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो जो कैरियर्स है वही बहुत कम है। ऑक्सीजन की सप्लाई सही है लेकिन कैरियर्स कम है यहाँ पे। तो ये इस कंडीशन में भी हमारी लो ऑक्सीजन की सप्लाई है। देन हमारा हाई ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे एयर में ही ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो उस दौरान क्या है कि यहाँ पे भी हमारी लेस ऑक्सीजन की सप्लाई होगी टिश्यूज़ तक। तो ये कंडीशंस हैं जिनमें हमारी लेस ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो इन कंडीशंस में क्या होएगा? ज़्यादा ईपीओ बनाएगी हमारी किडनीज ताकि वो उस कंडीशन से कोप अप कर सके। ठीक है, अब देखिए, अब जो एक हमारा HIF1 होता है, ये एक स्पेशल प्रोटीन होता है। ठीक है,
HIF-1 एक स्पेशल प्रोटीन है जो कि सेंस कर लेता है लो ऑक्सीजन को, ठीक है, कि इसकी अमाउंट कब ऊपर इसकी अमाउंट जो होती है ना वो बढ़ जाती है जब हमारा ऑक्सीजन ड्रॉप करता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, HIF-1 एक स्पेशल प्रोटीन है, ठीक है, वो उसकी उसकी जो ये क्या करते हैं, सेंस करता है ऑक्सीजन को, और इसकी जो अमाउंट है वो हमेशा बढ़ जाएगी जब भी हमारा ऑक्सीजन ड्रॉप करेगा। तो ये क्या है, HIF-1 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यानी कि एक प्रोटीन है, इनका लेवल बढ़ जाता है जब भी हमारा ऑक्सीजन लो होता है। सेल के अंदर HIF क्या करता है कि एक्ट करते एक स्विच की तरह, जो कि सेल को बताएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा EPO बनाना है, ठीक है, तो इनका लेवल बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक स्विच की तरह एक्ट करेगा और सेल को बताएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा EPO बनाना है। तो कौन से वाले जीन को ये एक्टिवेट करेगा, ये HIF-1 सेल्स के अंदर इराइथ्रोपोएटिन जीन को, ठीक है। तो जब इराइथ्रोपोएटिन जीन हमारे ऑन हो जाएंगे तो, और बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा EPO बनेगा। अब जीन्स के पास ना कुछ स्पेशल कंट्रोल एरियाज़ होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि उन्हें वर्क करना है या फिर ऑफ रहना है, मतलब साइलेंट रहना है, ठीक है। तो हर एक जीन जो हमारी बॉडी में है उसके अंदर एक स्विच रीजन है, DNA का स्विच रीजन है, जो कि कंट्रोल करता है कि जीन को ऑन रहना है या फिर ऑफ रहना है। अगर हम इराइथ्रोपोएटिन जीन की बात करें तो इसका जो वन ऑफ द स्पेशल स्विच रीजन है वो है हमारा हाइपॉक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट, यानी कि HRE। तो ये एक नया वर्ड है, हाइपॉक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये क्या है, ये है हमारा एक स्पेशल स्विच रीजन, कहाँ पे, इराइथ्रोपोएटिन जीन के लिए। तो HIF-1 क्या करेगा, हमने पढ़ा था कि लो ऑक्सीजन होगी, लो ऑक्सीजन के टाइम पे इनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, HIF-1 बाइंड कर जाते हैं इन HRE से और एक्टिवेट कर देते हैं जीन्स को। कौन से जीन्स को, इराइथ्रोपोएटिन जीन को। जैसे ही HIF-1 ने अटैच किया तो उसने सिग्नल करा सेल की मशीनरी को कि आप ऑन हो जाओ, मतलब सेल की मशीनरी को सिग्नल किया कि इराइथ्रोपोएटिन जीन को ऑन कर दिया जाए। तो यानी कि जब बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो किडनीज क्या करती है, सेंस कर लेती हैं उस लो ऑक्सीजन को और रिलीज़ करती हैं इराइथ्रोपोएटिन। तो इराइथ्रोपोएटिन कैसे रिलीज़ कर रही है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये कैसे हुआ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए, जैसे ही हमारे ऑक्सीजन की लेवल बॉडी में ड्रॉप करा तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, उनके लेवल बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है HIF-1, ठीक है। तो ये HIF-1 क्या करेगा, सेल्स के अंदर काम करेगा और बेसिकली इराइथ्रोपोएटिन जीन को ये क्या कर देगा, ऑन कर देगा। कैसे ऑन करेगा कि हर एक जीन के पास ना कुछ स्विच रीजन होते हैं DNA के, जो कि कंट्रोल करते हैं कि जीन को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है। उसी तरीके से जो इराइथ्रोपोएटिन जीन है उनके कुछ स्पेशल स्विच रीजन्स हैं जिन्हें बोलते हैं हम हाइपॉक्सिया रिस्पॉन्स HRE। तो HIF-1 क्या करता है, इन स्विच रीजन्स यानी कि HRE के साथ बाइंड करेगा और इराइथ्रोपोएटिन जीन को एक्टिवेट कर देगा। तो यानी कि जैसे ही HIF-1 अटैच करा हमारा HRE से, तो उसने सिग्नल कर दिया सेल की मशीनरी को कि भाई ऑन कर दो इराइथ्रोपोएटिन जीन को। जैसे ही इराइथ्रोपोएटिन जीन ऑन हुए तो हमारे साथ साथ इराइथ्रोपोएटिन बनने लगा। तो अब समझ में आया कि कैसे सारे काम हुए। जैसे ही लो ऑक्सीजन हुआ तो किडनीज ने सेंस किया लो ऑक्सीजन है, तो वो सारा प्रोसेस होना शुरू हो गया, HIF-1 बढ़ना शुरू हो गया, वो हमारा बाइंड हो गया HRE से, और जैसे ही बाइंड हुआ तो इराइथ्रोपोएटिन जीन ऑन हो गए। जैसे ही इराइथ्रोपोएटिन जीन ऑन हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा इराइथ्रोपोएटिन हमारा बनने लगा। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इराइथ्रोपोएटिन बनने लगा तो इराइथ्रोपोएटिन क्या है, हमारा हिमैटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। किसके लिए, मोर RBC प्रोडक्शन के लिए। उसने क्या करा, RBC प्रोडक्शन को उसने कमांड दे दी स्टेम सेल्स को कि आप RBC बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा RBC बनाओ। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा RBC बनने लगे तो RBC के पास क्या था, प्रोटीन था जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो जितने ज़्यादा RBC उतने ज़्यादा हीमोग्लोबिन, उतने ज़्यादा कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बॉडी ने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना शुरू कर दिया। तो इसने क्या करा, दिस कॉजेज द बोन मैरो टू मेक मोर RBCs, सो मोर ऑक्सीजन कैन कैरिड इन द ब्लड। ओके, तो क्या हुआ अभी तक यही हुआ कि किडनी मेन सोर्स है हमारे EPO का।
जैसे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई, जैसे लो ऑक्सीजन हुआ वैसे ही HIF1 बढ़ गया, उसने एक्टिवेट कर दिया EPO जीन को, कैसे? HRE से बाइंड करके। उससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा EPO बनने लगा। ज़्यादा EPO बनेगा तो वो ज़्यादा RBCs को बनने की कमांड देगा स्टेम सेल्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा RBCs बनाओ। ज़्यादा RBCs होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी मैन बढ़ गए उसमें। किसके डिलीवरी मैन? ऑक्सीजन के डिलीवरी मैन। और डिलीवरी मैन कौन है ऑक्सीजन का? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? RBCs में। अब एक और चीज़ देखनी है आपको, कुछ बॉडी के केमिकल्स होते हैं जो कि जैसे स्ट्रेस में या अलर्टनेस में, मतलब अलर्टनेस के टाइम पे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन। ये भी किडनीज़ को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा EPO बनाओ, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेस के टाइम या लो ऑक्सीजन सिचुएशंस के टाइम। तो सम बॉडी केमिकल्स लाइक नॉर एपिनेफ्रीन यानी कि नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रीन यानी कि एड्रेनलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैन स्टिमुलेट द किडनीज टू मेक मोर इराइथ्रोपोइटिन। तो स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन में भी ऐसा होता है कि वो किडनी को स्टिमुलेट कर देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना EPO बनाओ, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ देखिए, जो हमारा मेल हार्मोन होता है यानी कि टेस्टोस्टेरॉन, वो भी हेल्प करता है किडनीज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा EPO बनाए। इसीलिए हमारे मेल्स में फीमेल्स से ज़्यादा RBCs होते हैं। इसीलिए हमारे मेल्स का जो ब्लड की वॉल्यूम भी होती है वो भी ज़्यादा होती है दैन फीमेल्स। तो ये चीज़ आपको पता है कि क्यों होती है, क्योंकि हमारे मेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, वो भी किडनी को एक तरीके से स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा EPO बनाए। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा EPO बनने का मतलब है ज़्यादा RBCs का बनना इन द बोन मैरो, और जितनी ज़्यादा RBCs बनेंगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी। अब क्योंकि हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन है वो इंक्रीज़ करता है EPO को, तो मैन यूजुअली हैव मोर हीमोग्लोबिन, इसीलिए मैन के पास ज़्यादा हीमोग्लोबिन है और मोर RBC, ऑब्वियस सी बात है, देन विमेन। When EPO levels go up, the bone marrow makes more red blood cells। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। EPO लेवल्स जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही मतलब ज़्यादा सिग्नल्स बन गए एक तरीके से स्टेम सेल्स के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स होंगे स्टेम सेल्स के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। अब अगर देखो हमारी किडनीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही है, रिमूव कर दी गई हैं, ये बैडली डैमेज्ड है, तो बॉडी इनफ EPO नहीं बना पाएगा। और जो लिवर है वो सिर्फ 10% EPO बनाता है, जो कि बहुत कम है इनफ RBCs को बनाने के लिए। तो ये किस चीज़ को कॉज करता है? ये कॉज करता है एनीमिया। एनीमिया क्या कंडीशन है जहाँ पे हमारा RBC का काउंट बहुत कम होता है। तो लिवर कैन मेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ EPO बट इट्स नॉट इनफ टू रिप्लेस व्हाट किडनीज मेक। So when the body cannot make enough EPO, then fewer RBCs are formed. That will cause anemia. तो एक समरी है, देख लीजिए। हमारी बॉडी के कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स हैं स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड एक्टिविटी, जो कि हेल्प करते हैं कि EPO की प्रोडक्शन को बूस्ट करा जा सके बाय द किडनीज। कौन कौन से? जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं EPO को। कैसे? किडनी को ये मतलब एक तरीके से किडनीज में बन रहा है ना हमारे EPO, तो वहीं पे उसको ये स्टिमुलेट कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन को। ज़्यादा EPO मीन्स ज़्यादा RBCs। मेन के पास ज़्यादा RBCs हैं क्योंकि वहाँ पे उनके पास टेस्टोस्टेरॉन। विदाउट किडनीज बहुत कम EPO बनेगा और उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? एनीमिया। तो अब हम देखते हैं इराइथ्रोसाइट डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन। कैसे इराइथ्रोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है, कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, मतलब कैसे RBCs हमारे बनते हैं। तो जो RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे कहाँ पे बनते हैं? वो हमारे बनते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है, जो कि एक सॉफ्ट स्पॉन्जी पार्ट होता है हमारा। उसके अंदर किस चीज़ से बनते हैं? ये बनते हैं सॉफ्ट बोन मैरो के अंदर हमारा क्या होता है? हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। इसी से ही हमारे क्या बनते हैं? हमारे इराइथ्रोसाइट्स यानी कि RBCs बनते हैं। तो देखिए इसको मल्टीपोटेंट क्यों बोला जाता है? इसको मल्टीपोटेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि
इससे अलग अलग तरीके के ब्लड सेल बन सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आरबीसी प्रोडक्शन की, कि आरबीसी कैसे बनता है। तो किस चीज़ से वेरी फर्स्ट सेल कौन सा है जिससे कि हमारे आरबीसी बन रहे हैं, वो है हमारे स्टेम सेल, यानी कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब देखिए, तो इन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी HSC से, यानी कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। इन्हें हम मदर सेल भी बोलते हैं। ये किसी भी टाइप ऑफ ब्लड सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आरबीसी प्रोडक्शन की, यानी कि इराइथ्रोसाइट फॉर्मेशन की। तो पहले HSCs, अब आप खुद बताइए, इन्होंने इधर आने के लिए इराइथ्रोसाइट के प्रोडक्शन के लिए कौन सा पाथवे फॉलो किया होगा। पहले तो इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा और उनमें से कुछ सेल्स स्टेम सेल्स ही रह गए होंगे, और कुछ सेल्स ने डिसाइड किया होगा कि हाँ अब ये वाले सेल्स जो है हमारे ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होंगे। इन्होंने भी कौन सा वाला पाथवे चूज़ किया होगा, माइलॉइड पाथवे, यानी कि माइलॉइड स्टेम सेल लाइन इन्होंने फॉलो की होगी। उसके बाद ही अपना इराइथ्रोसाइट फॉर्मेशन में आ सकते हैं। तो अब इन्होंने जो सबसे मतलब HSC सबसे पहले कौन से सेल बने हैं जिसके थ्रू हमारा इरेथ्रोसाइट हमें मिला है, तो पहले ये बने हमारे माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। ठीक है, तो अब ये फिर डिसाइड करेंगे माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल कि हमें इन्हें कौन सा वाला पाथवे फॉलो करना है। ठीक है, इन्हें प्लेटलेट्स बनाने हैं, या इन्हें एम्बिसीज बनाने हैं, या इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स बनाने हैं, या इन्हें मोनोसाइट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगर इन्हें हमें इरेथ्रोसाइट बनाना है माइलॉइड प्रोजेनिटर स्टेम सेल को, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, ये अब हमारी कौन सी किस चीज़ में मैच्योर होंगे, ये मैच्योर होंगे हमारे प्रो इराइथ्रोब्लास्ट में। यही हमारी फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे कि हमें एक्चुअली माइक्रोस्कोप में दिख सकता है कि ये यंग आरबीसी हैं। ठीक है, तो ये प्रो इराइथ्रोब्लास्ट क्या हैं, फर्स्ट स्टेज हैं विच वी कैन एक्चुअली सी अंडर अ माइक्रोस्कोप एज अ यंग आरबीसी। यहीं से ही हमारा प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो सेल्स गो थ्रू मोर चेंजेस टू बिकम मैच्योर आरबीसीज। तो ये और भी चेंजेस होंगे जिससे एक मैच्योर आरबीसीज हमें मिलने वाले हैं फाइनली। तो ये क्या करेंगे, ये ब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये वाले ये जैसे और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ये हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन मतलब हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसी टाइम पे क्या होएगा कि हीमोग्लोबिन को ज़्यादा स्पेस देने के लिए क्या होएगा, न्यूक्लियस रिमूव हो जाएगा। क्या होएगा, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाएगा, और बाकी जो इनर पार्ट्स से ना और भी बहुत सारी इनर चीज़ें थी सेल की, उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा, ताकि एक फ्लेक्सिबल स्पेस बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हीमोग्लोबिन को एक स्पेस मिल जाए कि हीमोग्लोबिन वहाँ पे कैरी हो सके। ठीक है, तो ये जो अब हमें जो मिला, मतलब प्रो इराइथ्रोब्लास्ट के बाद क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन शुरू हो गया इनसाइड द सेल। ठीक है, तो हमारे इस वाले सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ क्या हुआ, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, बाकी जो पार्ट्स थे उनको भी, कुछ इनर पार्ट्स को भी रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन को इनफ रूम मिल गया, इनफ स्पेस मिल गया कि वो ऑक्यूपाई कर सके उस स्पेस को। तो उसके बाद हमें क्या मिला, उसके बाद हमें मिला एक ऑलमोस्ट मैच्योर आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। लेकिन इसमें अभी भी कुछ राइबोसोम्स हैं रेटिकुलोसाइट में। ठीक है, जो कि फाइन नेट की तरह नज़र आते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे रेटिकुलोसाइट को तो फाइन नेट की तरह उनके अंदर राइबोसोम्स नज़र आते हैं। तो ये रेटिकुलोसाइट्स फुली रेडी होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, बस लास्ट राइबोसोम से रिमूव होता है और ये रिमूव कर दिया जाता है। मतलब इनमें रेटिकुलोसाइट ऑलमोस्ट फुली मैच्योर आरबीसी होते हैं, इनमें बस राइबोसोम्स होते हैं कुछ, उनको जो लास्ट राइबोसोम्स हमारे बचे हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और इनको क्या करा जाएगा, ब्लड के अंदर मूव कर दिया जाएगा। तो ब्लड के अंदर ये कैसे मूव करेंगे, ये ब्लड के अंदर मूव करते हैं थ्रू डायापेडेसिस। मैंने आपको बताया था कि वो होल्स के थ्रू होल्स से एग्जिट कर जाएंगे थ्रू कौन सा प्रोसेस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायापेडेसिस। ठीक है, तो ब्लड में जाके फिर हमारे मैच्योर इरेथ्रोसाइट होते हैं। तो हम अगर देखते हैं, मैंने ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई ये सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई, आप कहेंगे तो मैं आप पढ़ देती हूँ आपको। आरबीसीज आर मेड इनसाइड द बोन मैरो, ये हमने पढ़ लिया।
दे बिगिन their journey from hematopoietic stem cell. These are the master cells that can make all the types of blood cells. ये भी हमने समझ लिया था. फर्स्ट हमारे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमारे क्या बनते हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, जो मैंने आपको बताया. फिर वो फर्दर डिसाइड होएगा कि क्या बनेगा, प्लेटलेट बनेगा, आरबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी बनेगा या फिर मोनोसाइट बनेगा. ठीक है. फिर उसके बाद वो डेवलप कर जाएंगे. अगर हमारे आरबीसी बनने होंगे तो वो डेवलप कर जाएंगे हमारे प्रोएराइथ्रोब्लास्ट्स में. प्रोएराइथ्रोब्लास्ट्स क्या है, एक फर्स्ट स्टेज है जो कि हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. ठीक है. यहाँ से क्या होएगा कि प्रोसेस कंटिन्यू होगा. ये इनको ब्लास्ट सेल बोलेंगे. यहाँ पे क्या होएगा कि हीमोग्लोबिन बनना शुरू होएगा और उसके साथ साथ न्यूक्लियस निकल जाएगा सेल से और बाकी कुछ ऑर्गेनली से इनर पार्ट्स भी रिमूव हो जाएंगे ताकि मैच्योर आरबीसीज बन सके, हीमोग्लोबिन को इनफ स्पेस मिल सके अंदर. ठीक है. और ये जो न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी इसको रेटिकुलोसाइट बोलेंगे. लेकिन इन रेटिकुलोसाइट में स्टिल हमारे कुछ राइबोसोम्स बचते हैं. राइबोसोम्स क्या आते हैं, प्रोटीन मेकिंग मशीन्स. ठीक है. माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे रेटिकुलोसाइट को तो हमें राइबोसोम्स कैसे नज़र आएंगे, फाइन नेट की तरह, वेब की तरह यहाँ पे नज़र आएंगे स्टेनिंग के बाद अगर हम माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं. तो रेटिकुलोसाइट के ऑलमोस्ट मैच्योर आरबीसी है. ठीक है. ये और भी ज़्यादा मैच्योर होता है. कैसे, ये और भी ज़्यादा मैच्योर होकर फाइनल इराइथ्रोसाइट बनाता है. कैसे, ये राइबोसोम्स को रिमूव कर देगा और उसके साथ साथ बोन मैरो से एग्जिट होकर ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा थ्रू द मूवमेंट कॉल्ड डायापेडेसिस. तो डॉक्टर्स, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कैसे फाइंड करते हैं रेटिकुलोसाइट्स को ब्लड में. तो हाई नंबर जो होता है रेटिकुलोसाइट्स का वो शो करता है कि जो बोन मैरो है ना वो अभी भी वर्क कर रहा है टू रिप्लेस अ लॉस्ट ब्लड और रिकवर फ्रॉम एनीमिया. तो अगर डॉक्टर्स ब्लड में देखते हैं कि रेटिकुलोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब बोन मैरो इज स्टिल वर्किंग हार्ड टू रिप्लेस द लॉस्ट ब्लड और रिकवर फ्रॉम एनीमिया. ठीक है. अब जो हमारा फुली डेवलप्ड आरबीसी होता है ना वो क्या है, फुली डेवलप्ड आरबीसी हमारा क्या है, जस्ट सैक्स हैं हीमोग्लोबिन के. ठीक है. उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी अदर पार्ट्स नहीं है. और ये क्या है कि 120 डेज तक सर्वाइव करता है हमारे सर्कुलेशन में. और जो हमारी बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली रिन्यू करती रहती है ब्लड को. मतलब अराउंड 1% ऑफ रेड सेल्स डाई करते हैं डेली और रिप्लेस करते रहते हैं बाय न्यू वंस फ्रॉम द बोन मैरो. तो हमने समरी में यही देखा है कि स्टेम सेल से हमें स्टेप वाइज पाथवे देखें. अगर हम एराइथ्रोसाइट फॉर्मेशन गए इनकी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन का, तो स्टेम सेल से हमें माइलॉइड प्रोजेनेटर मिला. माइलॉइड प्रोजेनेटर ने कौन सा पाथ फॉलो करा, प्रोराइथ्रोब्लास्ट वाला. तो प्रोराइथ्रोब्लास्ट बना, देन वो इराइथ्रोब्लास्ट बना, देन वो रेटिकुलोसाइट बना जिससे राइबोसोम्स रिमूव हो गए और वो बोन मैरो से एग्जिट होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया. और वहाँ पे हमें क्या मिला, मैच्योर आरबीसी दैट इज़ जस्ट अ सैक ऑफ हीमोग्लोबिन विदाउट एनी न्यूक्लियस और एनी अदर ऑर्गेनेली. तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर इराइथ्रोपोइसिस. थैंक यू.